नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और प्रारब्ध वाले अवनीश शर्मा जी। दोनों महानुभावों का स्वागत है और आपसे ये अनुरोध कर लें कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। आपका 1 सेकंड लगेगा केवल, क्योंकि अब 2 मिलियन पहुंचने में हमारे केवल 2 लाख सब्सक्राइबर बचे हैं। तो आप लोग थोड़ा इस पर प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर लें। तो मैं एक बार उत्तर प्रदेश से आरंभ करता हूँ। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और सौगाते मोदी है और साथ में हमारे कुछ न्यायपालिका के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो है। तो ये 4 विषय हम कवर करेंगे। तो हम योगी जी से आरंभ करते हैं। साहब, योगी जी का डंडा तो रुकने का काम ही नहीं कर रहा है और योगी जी ने जो है वो मौलाना जफ़र अली को अंदर करा दिया। और अभी देख रहा था मैं कि ज़ियाउर रहमान बर्क़ के यहाँ चल रहा है कार्यक्रम और उनके निवास को तोड़े जाने की बात चल रही है। उनका आशियाना जो है वो कहीं ढहा तो नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात चल रही है। और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी खलबली है। जी बाबा जी, जफ़र अली का क्या हुआ? मैं सब जब संभल गया था ना, तो वहां हम्म, पे जो हिंदू आम, मैं 2 दिन वहां रहा, तो वहां एक बात सुनने को आई मुझे हिंदू बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। वो बड़े आशंकित थे और एक तो उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुसलमान इतना शांत और इतना चुप होके क्यों बैठा है। एंड दे वर वेरी मच एप्रीहेंसिव कि रमजान के बाद कुछ न कुछ जरूर होगा। अच्छा, होली वाला इंसिडेंट था, उसके बाद जो ये नेजा नहीं गड़ेगा और मेला नहीं लगेगा, इसको लेके वो इसी को लेके बड़े आशंकित थे। मैं जब गया हूं तो होली को बीते हुए करीब 1 हफ्ता हो चुका था। इसके बावजूद पूरे बाजार की सड़कें लाल थी अपने होली के रंगों से। और आप जिस बाजार में 90% ग्राहक और दुकानदार मुसलमान हो, वहां तो हिंदू वैसे ही 20 दुकानों में एक दुकान बड़ी मुश्किल देखी थी हिंदू की थी, परंतु हिंदुओं के चेहरों से रंग जो है अभी छूटे नहीं थे 1 हफ्ते बाद। और ओहो, गाड़ियां उनकी स्कूटीज और मोटरसाइकिल, एक सज्जन थे, उनकी बुलेट से मैं पूरे 2 दिन घुमा हूं पूरे संभल में। तो उनकी बुलेट पे जो रंग था होली का, वो उतर नहीं रहा था। उनकी वाइट बुलेट थी। तो मैंने पूछा कितने सालों बाद आप लोगों ने इतनी उमंग से होली खेली है? कहते यार देखो, होली खेलने के लिए कोई मना नहीं करता था हमें, परंतु माहौल ऐसा बना दिया जाता था कि होली खेलने का मन नहीं करता था। जब आप इतने आशंकित हैं, आप सड़क पे निकल रहे हैं, आप जोर से हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर ऐसे में होली खेलने की कोई उमंग ही नहीं रहती थी। मैंने कहा इस बार कैसी मनी? कहते इस बार तो सचमुच, इस बार सचमुच भाईजान लोगों ने इतना स्पेस दिया है होली खेलने के लिए कि सड़कें एकदम खाली थी। अदरवाइज वो बताते थे कि होली के दिन हमको होली न मनाने देने का इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि होली के दिन पूरे का पूरा मार्केट खुला रखो और मार्केट में शॉपर्स की खूब चहलकदमी रखो, जिससे कि जगह ही ना मिले होली खेलने की, और जरा सा भी रंग अगर पड़ गया तो बवाल। इस बार कहते हैं हमें याद नहीं है कितने सालों बाद होली पे छुट्टी थी मार्केट में सर। तो वो जी लोग इस चीज को लेके ना बड़ा अंदर अंदर हिंदू कम्युनिटी डरी हुई थी और मुसलमान बहुत उद्वेलित था। उसके बाद नेजा नहीं करने दिया, उसके बाद मेला नहीं लगने दिया। पर ये जो जफर एडवोकेट की जो सर वो जो गिरफ्तारी है ना, वो भी, जामा मस्जिद का इमाम है भाई वो। हाँ, और
वो भी रमजान के महीने में। अभी आमतौर पे अभी आपके मैं चैनल पे सुन रहा था कि वो हर्ष भाई कह रहे थे कि नहीं ईद के बाद ही कुछ करेंगे संसद में भी, है रमजान बीत जाए तभी कुछ होगा। मतलब सर ईद बचाते हैं हम लोग, बाबा तो ईद भी नहीं बचा रहे। अरे भैया उसकी जफर की गवाही होनी थी, ईद बाद करा लेते, उन्होंने कहा नहीं पकड़ो ले आओ। तो सर बात यह कि रोजा रखने का इंतजाम है कि नहीं है जेल के अंदर? अब जो भी है सर, कहने का मतलब है सर कि बाबा का जो जगरनॉट है ना वो नहीं रुकने जा रहा है। और बाबा ने सर सारा ग्रामर बदल दिया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रामर होता था ना, जैसे मुस्लिम इलाकों में नहीं जाना है, हमारे इलाके से निकल रहे, तुम हमारे इलाके में आए कैसे। और प्रशासन भाई जिस मस्जिद से वो उन्होंने पावर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन चोरी की बिजली बेचने का धंधा चला रखा था, बिजली विभाग की हिम्मत नहीं होती थी कि उस इलाके में घुस जाए, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उस इलाके में घुस जाए। सर वो ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रामर होता है। बोले हम क्यों अवॉइड करें यार, हम क्यों पंगा लें, अवॉइड करो ना, बिजली चोरी हो रही होने दो। तो सर वो नो मैंस लैंड जो बना के रखते थे ना, बाबा ने ये बेसिक ग्रामर बदल दिया। अब आज की तारीख में यूपी में ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जिसमें प्रशासन जाने से पहले 4 बार सोचता हो। अब किसी को भी घुस के पकड़ के उठा के ले आएगा और उल्टा टांग देगा। तो सर ये जो ग्रामर बदला है ना सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और, बाबा ने एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि बाकी राज्यों की जनता, बाकी राज्यों की सरकारें, प्रशासन बेशक उसको फॉलो करे चाहे न करें, जनता के मन में एक बड़ी लकीर खिंच गई कि अगर बाबा के यहां ऐसा हो सकता है तो तुम्हारे यहां क्यों नहीं हो सकता। अब गैर भाजपा सरकारें भी और भाजपा की सरकारों के प्रशासन, अब देखिए आज नागपुर की इतनी ज्यादा आलोचना क्यों हुई, बिकॉज एवरीबडी वाज कंपेयरिंग एवरीथिंग विद बाबा। अब बाबा के सामने फडणवीस का कद कितना रह जाएगा जब उनके शासन तो प्रेशर पड़ गया ना उनके ऊपर। हाँ तो सर बाबा ने और बुलडोजर चलाना पड़ गया। बिल्कुल। अच्छा नहीं उतने नहीं, आजकल पंजाब में क्या चर्चा है, बोले देखिया बाबे दे बुलडोजर बगैर कुछ नहीं होना। आजकल पंजाब में भी खूब बुलडोजर चल रहा है। अच्छा हाँ तो बाबा का बुलडोजर तो चला। अच्छा पंजाब में भी एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। अब पंजाब के हर हीनियस क्राइम पे अब घुटने में गोली मारनी शुरू कर दी है पंजाब पुलिस ने। तो सर बाबा ने जो रास्ता बना दिया है उस पे भारत के हर राज्य सरकार को चलना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक में जबरदस्त अनरेस्ट हो जाएगा, वही नागपुर वाला हाल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है तुम कर सकते हो, इफ बाबा कैन डू व्हाई कांट यू डू। तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम कामचोर हो, तुम तुष्टिकरण करते हो, तुम या हो, तुम तुरंत लोग जो है हिंदुस्तान की नागरिकता और वीजा कैंसिल करेंगे, चलो साले तुम भी जाओ पाकिस्तान जाओ अगर तुमको यही करना है तो सर बाबा ने अन्य चीफ मिनिस्टर्स का जीना दूभर कर दिया, मोदी जी और अमित शाह का भी कर दिया थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, बाबा जी ने एक बात कही कि योगी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रामर चेंज कर दिया। ये जो व्याकरण जो चेंज उन्होंने किया है वो इसमें भी दिखता है ना कि भाई अभिषेक प्रकाश जैसे एक बड़े ब्यूरोक्रेट जिनको कि एक प्रकार से उनको वरद हस्त था, इन्वेस्ट यूपी का सीईओ कोई ऐसे तो नहीं बनता। और वो जो होम मिनिस्टर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हैं जो बहुत सालों से बने हुए हैं, मिस्टर गोयल, जिनको मैंने एक बार पहले भी उनका नाम लिया था, जो जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट हुए थे कुंभ के समय, जो एसपी डीएम वहाँ लगा दिए थे, जो आपस में जिनकी मुकदमेबाजी थी।
तो उनके भी विशिष्ट थे, चीफ सेक्रेटरी के भी विशिष्ट थे, और वो किसी को हवा नहीं लगी और उनका सस्पेंशन हो गया, उनके विरुद्ध जांच होके और जांच कार्रवाई आरंभ हो गई, और आरोप भी गंभीर लगा कि भाई इन्वेस्ट यूपी में लोग वो जो है वो कोई हिसाब किताब कर रहे थे। अच्छा, जो व्यक्ति जो दलाल पकड़ा गया वो भी संबंधित था, यानी कि वो भी कार्यकर्ता था। वो तो मैं जानता हूँ, एक हमारे थे, उनका तो कुल निकट रिश्तेदारी था, वो तो अब है नहीं। तो ये जो व्याकरण परिवर्तन हुआ, ये कब से आरंभ हुआ? वैसे तो 2024 की हार के बाद में थोड़ा-सा तो मुझे बताया गया कि 7 ओएसडी जो थे वो रातों-रात हटा दिए गए थे, तब से शायद आरंभ हुआ था चेंज होना। अब क्या स्थिति है? जी, आपने योगी जी ने ब्यूरोक्रेसी का व्याकरण बदल दिया। योगी जी के बारे में एक चीज़ सर सबसे ज़्यादा कही जाती थी जब से 2017 से वो लखनऊ आए। योगी जी की कोई टीम नहीं है, योगी जी की कोई टीम नहीं है। फिर बात इससे आगे बढ़ी, तो इस तरह की बातें की जाने लगी कि साहब ब्यूरोक्रेसी जो है योगी जी पे हावी है, इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता निराश है, विधायक निराश हैं, मंत्री निराश हैं। लेकिन व्याकरण एक्चुअली में बदला है कहाँ से? उसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो मैं संभल पे आऊँगा अभी। लेकिन आपने चूँकि अभी जो कार्रवाई की बात कह दी इन्वेस्ट यूपी और सीनियर ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल सही है सर। व्याकरण इस तरीके से ये उन्होंने तो बदल दिया। लखनऊ के डीएम रहे हुए हैं शिव प्रकाश तो। बिल्कुल, और डीएम कोई आईएएस अगर बनने की पात्रता रखता है, यानी डीएम कैडर पे आता है, तो जो सबसे दुलारा उत्तर प्रदेश कैडर का जो आईएएस होता है, उसको जो है वो लखनऊ का डीएम बनाया जाता है। तो ये साहब अभिषेक प्रकाश जी जो है लखनऊ के डीएम भी रहे। जैसे होता है ना कि दुलारा लड़का, बिल्कुल। तो अगर वो सारे आईएएस नवनीत सहगल होते थे, इफ यू रिमेम्बर। अजी, नवनीत सहगल तो सभी के दुलारे हुआ करते थे। हाँ, किसके दुलारे नहीं रहे हैं? आजकल भी दुलारे हैं ऊपर दिल्ली में। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बेहतर कहा। प्रसार भारती के चेयरमैन होके आज भी वो दुलारे हैं, निश्चित रूप से दुलारे हैं। मैं यहां पर आऊंगा कि व्याकरण किस तरीके से बदला है। आपने अभी नाम लिया एक सीनियर आईएएस अफसर का, जो कि मुख्यमंत्री के सचिवालय में है। ये जो इन्वेस्ट यूपी है, इसकी जो मंथली रिव्यू कमेटी की बैठक होती थी, उसको चीफ सेक्रेटरी वो जो है उसको हेड करते थे और वहां इन्वॉल्वमेंट होता था, यानी टॉप रैंक। और आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभिषेक प्रकाश के बारे में जांच किससे कराई? एटीएस से जांच कराई, और एटीएस को उन्होंने जांच सौंपा, और ये सीनियर मोस्ट आईएएस की पूरी मंडली या इनका पूरा इकोसिस्टम या इनका पूरा तंत्र उसको भनक तक नहीं लगी। ये व्याकरण तो यहां इस केस में बदला है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो ये कहते थे कि योगी जी के पास टीम नहीं है, तो आप सोचिए कि टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो कि सीनियर मोस्ट है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर, और उसके खिलाफ एटीएस जांच कर रही है। और खुद उस अफसर को तब पता चला और बाकी सीनियर लोगों को तब पता चला जब योगी जी ने कार्रवाई इनिशिएट कर दी, और वो जो जैन है वो पकड़ा गया और उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया। इसको लेके जो हड़कंप इस समय उत्तर प्रदेश में है और पूरी ब्यूरोक्रेसी में है कि ये कौन सी टीम योगी आदित्यनाथ जी ने बना ली कि जिसके बारे में खुद नौकरशाहों को नहीं पता, ये कहां से एक टीम आ गई। तो निश्चित तौर पर व्याकरण तो बदला। मैं सर आता हूं संभल में, एक दूसरे तरीके से उन्होंने व्याकरण बदला। अभी बाबा जी ने याद दिलाया बहुत अच्छे से। संभल में क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, उनका बुलडोजर बावड़ी खोजने गया था? नहीं। क्या वो छुपाए हुए कुएं खोजने गया था? नहीं खोजने गया था। क्या वो मंदिर जो ढक दिया गया था कूड़े कबाड़ से, उसको खोजने गया था? नहीं सर। संभल में योगी आदित्यनाथ जी की टीम कैसे पहुंची? यही व्याकरण उन्होंने बदला ब्यूरोक्रेसी का। वो बिजली चोरी की कॉम्बिंग करने पकड़ी गई थी। सबसे पहले एंट्री जो हुई वो साधारण बिजली कॉम्बिंग, और बाबा जी ने अभी बताया कि उन्होंने व्याकरण क्या बदला कि कैसे नहीं तुम बर्ग के मोहल्ले में जा सकते हो, संभल के इस मोहल्ले में तुम बिजली चोरी हो रही है, एसडीओ लिख के दे रहा है, बिजली विभाग मान रहा है, अंडर बिलिंग हो रही है, बिजली की चोरी लगातार हो रही है, और तुम वहां कॉम्बिंग नहीं कर रहे हो। व्याकरण उन्होंने बदला कि तुम कॉम्बिंग करोगे। उस एक अकेली कॉम्बिंग का नतीजा
कि अवैध कनेक्शन, अवैध मस्जिद के ऊपर अवैध बिजली घर, ये सब तो मिले, और बाई प्रोडक्ट क्या मिला सर? इसीलिए मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जब अपना काम सीधी लकीर पर करना शुरू कर दे तो उसके बाई प्रोडक्ट समाज को क्या मिलते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल संभल है। मिला क्या? सताए हुए हिंदुओं के मंदिर मिले, सताए हुए हिंदुओं के कुएं मिले, सताए हुए हिंदुओं के बावड़ियां मिली। योगी आदित्यनाथ संभल में ये करने तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने केवल व्याकरण बदला और अवैधता के खिलाफ जब अपनी प्रशासनिक मशीनरी उतारी, बिजली चोरी की जांच हुई तो पता चला कि कब्जा भी है, कब्जे से पता चला कि उसके नीचे तो बावड़ी है, बावड़ी के ऊपर कब्जा है। पता चला कि जिस दीवार को खड़ा करके बिजली चोरी अंदर से की जा रही है, उस दीवार को हटाया गया तो वहां से मंदिर निकला, और फिर बात शुरू हुई तो पूरा संभल आज सामने है। ये व्याकरण बदला है सर, और उस व्याकरण बदलने के नतीजे आप देखिए। एक तरफ हिंदुओं की प्रताड़ना जिस तरीके से संभल में हुई, बाबा जी ने बड़ा अच्छा होली का अनुभव बताया, ये खुद 2 दिन संभल रह के आए, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। माहौल यहां तक बदला, न सिर्फ बावड़ियां निकली, न सिर्फ हरिहर मंदिर की लड़ाई अब वहां तक निकल के आई, न सिर्फ हिंदुओं ने त्योहार इतने सालों बाद मनाया संभल में, बल्कि उसी के साथ बिजली चोरी भी रुकी। यानी अगर कोई ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा प्रशासक केवल और केवल बैठ के अपना कोई मजहब, अपना कोई हिंदू वाला एजेंडा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो तो काम करने निकले थे बिजली चोरी रोकने, अब तुमने उसके पीछे मंदिर छुपा रखा है, तो मंदिर तो बिल्कुल मिलेगा, और सनातन की स्थापना ये भी साथ साथ उनका है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ जी हो, वो अपने हिंदुत्व को ओन करते हैं, इसलिए उसके लिए काम करते हैं। ये व्याकरण बदला है। इस व्याकरण बदलने का नतीजा ये है सर, आप खुद वर्किंग ब्यूरोक्रेसी के हिस्से रहे हैं, काम सामने है, सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये देना सरकार का काम है। उसी के साथ अगर यहाँ पर किसी बहुसंख्यक समाज की प्रताड़ना हो रही है, उसकी अगर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को दबाया जा रहा है, या जब ये देश इस तरह का इतिहास देख चुका है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जब देख चुका है मुलायम सिंह यादव को कि 17 क्या अगर मरवाना होता तो 35 हिंदुओं को गोली मारता, क्योंकि मुझे मुसलमानों का हौसला ऊपर ले जाना है, उस दौर से उत्तर प्रदेश कहाँ आया, जिसका नतीजा है संभल। और व्याकरण निश्चित रूप से बदला है, न सिर्फ फील्ड में बदला है, बल्कि अपनी प्रशासनिक टीम के अंदर अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, आज कोई ये नहीं कह सकता योगी आदित्यनाथ जी को कि जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार की बात हो गई, उसको किसी दूसरी मीडिया ने खोला और तब जाके योगी आदित्यनाथ जी ने कोई एक्शन लिया। नहीं सर, आज की डेट में अपडेट क्या है, योगी आदित्यनाथ जी के पास, मुख्यमंत्री के पास शिकायत आती है, उस शिकायत को, और वो शिकायत करता कौन है, खुद पीड़ित, जिससे सोलर वाले में 4% की मांग की गई कमीशन की, उसने शिकायत किया। यानी इससे एक चीज साबित होती है कि किसी भी ऐसे व्यवसायी, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के साथ काम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका सीधा एक्सेस मुख्यमंत्री तक है। न सिर्फ उसका सीधा एक्सेस है, इस केस ने ये भी साबित किया है, अभिषेक प्रकाश वाले केस ने, कि न सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीधा एक्सेस है, बल्कि मुख्यमंत्री तक उसकी सुनवाई होती है। और मैं आपको नाम नहीं लूंगा, ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस बात की शिकायत को अपलोड किया था, किसी को माध्यम नहीं बनाया था मुख्यमंत्री तक पहुंचने के, और मुख्यमंत्री जी ने उस शिकायत को एटीएस को सौंपा। एटीएस ने चुपचाप गुप्त रूप से ये सारी कार्रवाई की, प्राइमा फेसी जांच निकाली, जो निकांत जैन है उसका जो भाई है उसका ऑफिस सील हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई, और जब प्राइमा फेसी फाइंडिंग मुख्यमंत्री जी के पास आ गई, उन्होंने उठा के इनको सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ साथ सीबीआई तुरंत की तुरंत इंक्वायर हो गई। उसी के साथ जैसे ही मनी का मैटर आया, ईडी को हो गई। आप बताइए जरा, इससे ज्यादा एक प्रशासनिक मुखिया से आप क्या उम्मीद करेंगे, जबकि यही देश, इस देश की जुडिशरी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार देख रहा है। एक जज साहब, सिटिंग जज साहब हाई कोर्ट के, पूरा कमरा नोटों से भरे लिए बैठे हैं। ये शुचिता का जब आलम है, ऐसे में कोई मुख्यमंत्री खुद जांच कराता है और इतने सीनियर मोस्ट अफसर को, बाकियों को हवा नहीं लगने दिया जाता है। ये व्याकरण बदला है सर, काम से लेके अनुशासन तक का उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित रूप से
योगी आदित्यनाथ, और यही वजह है, आपने कहा ना कि कई बार तो दिल्ली भी प्रभावित लगती है, तो बिल्कुल सही बात है सर। बटोगे तो कटोगे, ये नारा पहले ही योगी आदित्यनाथ ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह के उसको आगे बढ़ाया। ये कहिए कि उन्होंने पहले गिलास हाथ में उठा लिया पवित्र जल का, तो बढ़ के आगे प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ, और एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें तो फॉलो किया है नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ। आप इसे चाहे टीम वर्क कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए, लेकिन यहाँ साफ तौर पर दिखाई देता है कि बाबा जी ने जैसे कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर बाबा जी ने जो एक आइडियल सेट किया है काम करने के लिए, चाहे वो जनता के लिए अपेक्षा के लेवल पर या काम करने वाले, जैसा बाबा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री हो, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक एक ऑफिसर प्रेशर में है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हो रहा है। तो कहीं की ब्यूरोक्रेसी, कहीं का सिस्टम, कहीं का मुख्यमंत्री हो, और चाहे कहीं की भी जनता उत्तर प्रदेश से बाहर की, उसको निश्चित तौर पर बाबा के काम ने प्रभावित किया है। और बाबा का वही है, आप चाहे उसको प्रारब्ध कहिए, चाहे पूर्ण प्रताप कहिए, वो बिजली चोरी रोकने जाते हैं, मिल जाते हैं सनातन के मंदिर, मिल जाते हैं सनातन के कुएं, मिल जाती है सनातन की बावड़ियां, और संबल उसका एग्जाम्पल है। और एक चीज सर, एक चीज मैं इसे सहयोग तो नहीं कहूंगा, बाबा जी ने जो कहा कि इन्होंने एक अजीब सा शक देखा संबल के माहौल में। मैं सर, जामा मस्जिद का इमाम गिरफ्तार होता है, 500 की भीड़ भी उसके पीछे नहीं आती। ये वही संबल है ना सर, सर्वे पर हजारों पत्थरबाज आ गए थे, रमजान का महीना चल रहा है, तिलावत करने के लिए लगातार मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें पूरा मजहबी भावना से ओतप्रोत है, लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी हो जाती है और 4 चूहे भी चू चू करने नहीं आते। ये व्याकरण भी बदला है, और मुझे लगता है ये सामाजिक व्याकरण ये बदला है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। जी सर। जी बाबा रामदास जी, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये बता रहा था कि ये जो किसान आंदोलन पे जो क्रैकडाउन हुआ है, जो जिसको कहा जा रहा है कि ये भगवंत मान ने किसी से नहीं पूछा और सीधे कर दिया, सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेशर लॉबी काम कर रही थी। और जब ये केजरीवाल जब लुधियाना गया है, तो लुधियाना के उद्योगपतियों का एक शिष्टमंडल इससे मिला और उसने कहा कि इनफ इज इनफ एंड वी आर गोइंग टू यूपी, ऐसे नाम लिया कि हम यूपी जा रहे हैं। और टेक्सटाइल हब जो इंडिया में 7 बनने हैं, उसमें एक हब जो है वो लखनऊ हरदोई रोड पे अवनीश भाई आप थोड़ा बेहतर इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, तो सर लखनऊ हरदोई के बीच में, लखनऊ हरदोई के बीच में उसको मार्क किया गया है। हाँ, टेक्सटाइल पार्क उसको बनाना है। अभी परसों क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी उसी में शिरकत कर रहे, उसी में उनका उद्बोधन हुआ है। उससे पहले एक हफ्ता पहले आपको ध्यान होगा बीच कुंभ में जब वो गए थे इन्वेस्टर समिट को एड्रेस करने, आगरा जब गए थे, आगरा या मथुरा गए थे शायद, तो सर पंजाब के 68 टेक्सटाइल मिल ओनर्स, जिसमें डाइंग, यार्न, कपड़ा बनाना और निटिंग और पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट के बड़े जो ब्रांड्स हैं लुधियाना के, 68 ऑफ देम वेंट टू योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि साहब अपने ये हरदोई वाले टेक्सटाइल पार्क में हमको, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। तो इन्होंने 68 के 68 फिर आके यहाँ भगवंत मान और केजरीवाल से मिले, उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं यूपी, तुम एक काम करो, कराओ धरना, देखें कितना कराते हो। सर ये प्रेशर था। और यूपी में जब वो 68 लोग आए हैं, तो वहां पे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग सिंगल एक काउंटर खोल के बैठे थे कि सारे क्लियरेंसेस आज के आज अभी प्रोवाइड करेंगे, अप्लाई कीजिए, 15 दिन में आके यूनिट चालू कीजिए, काम शुरू कीजिए यूनिट पे। तो सर उस पे अब वो ये जो आईएएस है, ये तो सर एक तरह से योगी जी का जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर, उसकी एक कंपनी से सीधे 5% की रिश्वत मांग रहा था, विच इज सेट टू बी मोर देन 450 करोड़ रुपीस। और उसमें सिर्फ वही अफसर इन्वॉल्व नहीं था सर, उसमें चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के अफसर इन्वॉल्व थे।
और योगी जी ने बिल्कुल, आज जबकि पूरा देश जुडिशरी पर थू थू कर रहा है, ऐसे में योगी जी ने एक और बड़ी लाइन खींच दी कि हम अपने सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को भी नहीं बख्शेंगे, और इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का जो माहौल और इंडस्ट्री को लाने का जो माहौल योगी जी ने बना दिया है पिछले 8 सालों में सर, अब इस घटना के बाद आप उसमें जबरदस्त तेजी देखेंगे। ये भी एक ग्रामर है कि जहां सारा देश दिल्ली के एक जज पे थूक रहा है, वहां योगी जी जो है इतना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जी। और केजरीवाल जी जो है वो बता रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी घबराए हुए हैं कि साहब कि शायद अब लंबा अंदर जाना पड़ेगा, क्या ऐसी बात है? इसी कारण जो है वो पंजाब में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, दिल्ली में कम। तो दिल्ली में अब केजरीवाल के लिए असल में कुछ बचा नहीं है जी। दिल्ली में कोई स्कोप है नहीं, और पूरे देश में बाकी तो सर आपको पता ही है, सिर्फ एक पंजाब ही है जहां वो कुछ कर सकते हैं। और पंजाब में भी जैसे बाकी पूरे देश में मुस्लिम वोट के लिए भाग दौड़ चल रही है, मुस्लिम वोट के लिए आपाधापी है, मुस्लिम वोट को अपने पाले में लेने के लिए कभी कोई कुंभ को गरिया रहा है, कभी कोई औरंगजेब को बाप बना रहा है, अब महाराणा सांगा को गरिया रहे हैं। तो जैसे बाकी पूरे देश में मुसलमानों का वोट पे जो लूट मची है, पंजाब में सिर्फ सिखों के वोट के लिए लूट मची है। तो भैया रेडिकल वोट और अकाली दल से खाली हुआ वोट, वो वोट जो आज तक अकाली दल को वोट देता आया था, वो इस वक्त फ्लोटिंग वोट बन चुका है। सच पूछा जाए तो आज की तारीख में जो सिख वोट है वो फ्लोटिंग वोट है। उस बेचारे को पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो सर उसको अपनी तरफ लेने का जो सबसे आसान तरीका है, वो अगर किसी तरह खालिस्तानी हैंडलर्स कनाडा अमेरिका वाले अगर खुश हो गए तो कुछ हिस्सा बचा सकते हैं केजरीवाल। हिंदू तो नहीं आएगा सर, हिंदू अब नहीं आएगा, हिंदू नहीं आएगा। हिंदू का मोटा चंक जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में लौट आएगा, जो कि आम आदमी पार्टी में गया था। तो हिंदू गया, सिख गया, तो फिर बचा क्या? तो जब तक सत्ता है 2 साल, तब तक जितना चूस सकते हैं सर वो होते हैं ना सर। जब गाय बिसुकने वाली होती है ना, तो वो जो है आखिरी बूंद भी जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के दूध लेता है किसान, तो सर वो बिसुकने वाली गाय है जिसको किसी तरह चिचोर, इसको हमारे यहाँ इस शब्द को बोलते हैं चिचोरना। जब अंतिम धार भी निकाल ली जाए पशु की, उसको कहते हैं चिचोर लिया। सर पंजाब की हालत वही उस बिसुकी हुई गाय जैसी हो गई है, जिसको अब कहते चलो पाव भर देगी चाय तो बनेगी। तो सर चाय बनाने लायक कलेक्शन पंजाब से केजरीवाल को करना है, ये हालत है। जी अवनीश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश में थोड़ा 2-3 चीजें और मैं ऐड कर दूं योगी जी के लिए। सर योगी जी का ये दूसरा टर्म है, और आप देखिए कि अभी बाबा जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा कि सबसे महत्वाकांक्षी जो उनका प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट यूपी, अगर उस लेवल पर भी इस तरह का भ्रष्टाचार आ रहा है सामने, तो अच्छी बात एक तो ये हो सकता है सिस्टम के लिए। अवनीश भाई, हाँ, इन्वेस्टर को पता था कि बाबा के अगर कान में भनक पड़ गई तो बाबा इसको ठोक देंगे। इसीलिए सर संजय सर, इसीलिए वो निर्भीक होकर सीधे बाबा के पास गया कि आप कह रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री लगाए, यहाँ तो आपके यहाँ ये चल रहा है। मैंने यही कहा कि जब उस उद्योगपति ने, जिसने ये सोलर वाला मामला आया, उससे 4% मांगा गया, इनके दलाल ने मांगा, वो जो जैन है 5%, हाँ 5% जैसे, हाँ 5% जैसे ही मांगा उसने। आप सोचिए जरा कि
वो व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करता है। और यहाँ पर मैं साफ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, किसी के जरिए नहीं, ऐसा नहीं है कोई मंत्री जी को पकड़ा, उसने किसी नेता को पकड़ा या किसी दूसरे अपने जानने वाले आईएएस को पकड़ा तब जाके मिला मुख्यमंत्री से, नहीं, सीधे सीधे पोर्टल पे शिकायत हुई है। यानी एक तो एक्सेस है, पहले ही कहा मैंने, दूसरा मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान ही सिर्फ नहीं लिया, निपटा नहीं दिया उसको, और रूटीन में नहीं निपटाया, वरना तो क्या होता, वही शिकायत तो उन्हीं के पास पहुंच जानी थी जिन तक ये जांच पहुंचनी है, और आज नहीं तो कल पहुंचनी जांच है। यहाँ पर जांच में एक चीज और हुआ है कि 2.5 साल ये सीईओ रहे हैं इन्वेस्ट यूपी के, 2.5 साल में इनके सीईओ रहते हुए जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनल हुए हैं, और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा इन्हीं के 2.5 साल के टेन्योर में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो प्रपोजल जो है फाइनल हुए हैं। हर एक को रिव्यू होना है सर, और ये रिव्यू अब क्या है, आप सोचिए जरा, एक आदमी की शिकायत हो गई ना, वही कहते हैं कि जमींदार के खिलाफ अगर एक महिला, एक पीड़िता अगर हिम्मत कर लेती है कि इसने मेरा शोषण किया, याद करिएगा शाहजहां शेख का जब मामला आया था, एक औरत खड़ी हुई थी और उसके बाद पूरी सीरीज, पूरी श्रृंखला शुरू हो गई थी। योगी आदित्यनाथ जी खुली पंचायत इसमें बैठा देंगे एक एक रिव्यू के केस में, और तब किसने कितना दिया है जब वो आके कहेगा, वहां से बातें निकलेंगी। ये जांच अब इतने लंबे लेवल तक जानी है सर, और किन किन ऑफिसर्स, और सीधी सी बात है जो इसका प्रोसीजर है सर, वो प्रोसीजर ही दर्शकों के लिए बता दूं, आप तो बेहतर जानते हैं, दर्शकों के लिए बता दूं। देखिए, ये सीईओ थे, प्रपोजल आता था, अब इसमें एक प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म भी है जो इन्वेस्टर के साथ बैठ के उनके पूरे दस्तावेज, उनका पूरा प्रपोजल, फिर लैंड का सर्वे, लैंड की एलोकेशन, जरूरी लाइसेंसेस, उसका फॉलोअप, ये सारा बड़े पॉजिटिव माहौल में, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में करता था। उनके खिलाफ भी उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। क्यों? क्योंकि जमीन का अधिग्रहण में वो, प्रपोजल चेक करने में वो, कागज चेक करने में वो, वैल्यूएशन करने में वो, और उसके बाद सर 1 महीने की सारी इन्वेस्टमेंट की फाइलें सीईओ साहब, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश आज की डेट में मनोज कुमार सिंह साहब, और जब 2.5 साल के दौरान ये रहे होंगे तब कौन चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे ये मैं अभी एकदम तुरंत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से मनोज कुमार सिंह साहब से पहले भी जो चीफ सेक्रेटरी थे पूरे, वो दुर्गा शंकर मिश्रा थे ना लंबे समय तक, डीपी, हाँ, डीएस मिश्रा साहब थे। तो सीधी सी बात है कि महीने में बैठ के जब वो रिव्यू करते थे और सारे प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में फाइनल होते थे, जिसमें वो प्राइवेट कंपनी भी बैठी होती, ये कौन बचेगा इस जांच से सर? अब इस जांच से कोई नहीं बचने वाला है। और एक चीज और, योगी जी के बारे में एक चीज और कही जाती थी, मैंने अभी आपसे कहा कि एक तो टीम की शिकायत होती थी कि इनके पास कोई टीम नहीं है, लीजिए साहब एटीएस से जांच करा के पकड़ लिया, हवा नहीं लगी किसी को। हड़कंप है इस बात का, लेके सबको हड़कंप है कि इनके सूत्र कहां चले गए, इनके मुखबिर कहां चले गए, इनका नेटवर्क कहां चला गया। मुख्यमंत्री जी ने सबको बाईपास किया और बिल्कुल गोपनीयता के साथ ये काम किया है। उसी के साथ एक चीज और हुई है सर, इसमें बहुत बड़ी चीज है कि अब इन चीजों का जो सामने आएगा उससे एक और स्वस्थ माहौल बनेगा कि योगी आदित्यनाथ जी अब किसी को नहीं छोड़ते हैं। और योगी जी के बारे में एक चीज और थी कि टीम नहीं है, दूसरा ये अपने नेताओं की, यानी सांसदों की, विधायकों की, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी बातें नहीं सुनते। आपको बताएं, इस काम में विसिल ब्लोअर एक व्यक्ति और भी हैं। एक तो शिकायत इस पीड़ित ने खुद किया इनके बारे में, और इन आईएएस साहब की एक शिकायत बलिया के सांसद ने किया था लिखित रूप से सीधे मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने उसका भी संज्ञान लिया और उसकी भी गोपनीय जांच कराई। और ये मामला था डिफेंस कॉरिडोर में जमीन के अधिग्रहण का, जो इन्हीं ने किया था, अभिषेक प्रकाश ने। यानी कि केवल एक जगह संजोग से नहीं पकड़ लिया, अपने सांसद की बात सुनी, उनका जो है संज्ञान लिया, उस पर जांच कराई और तब ये फॉलोअप किया। अब कोई उसके बारे में ये चिल्लाए कि कोई एक जैसे सपा के समय में होता था कि सभासद असर का उनका जिला अध्यक्ष जाता था सर, डीएम खड़ा हो जाते थे। ये हैसियत थी ब्यूरोक्रेसी की अखिलेश यादव के समय में और समाजवादी पार्टी के सरकार में। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने ही कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि देखिए आप लोग थाने वाने इधर उधर लाइजनिंग के चक्कर में मत पड़िए। तो इसको किस तरीके से कहा गया कि साहब अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन यहां तो विसिल ब्लोअर खुद एक सांसद हैं और उनके शिकायत की भी जांच कराई। तो योगी जी जिस तरीके से हर फील्ड में, अगर घर के अंदर कोई कमी है तो उसको किसी दूसरे को बताना नहीं पड़ रहा है। आप देखिए अखिलेश यादव ने इस पर खिसिया के क्या रिएक्शन दिया है
अखिलेश यादव उसी संस्कृति से आते हैं सर, उनका रिएक्शन मार्क करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब पैसे में हिस्सा नहीं दिया होगा तो फिर सस्पेंड कर दिया। यानी उनके यहाँ ये चीजें चलती थी, वो यूज टू हैं, उनको पता है, उनको अंदाजा है। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, कम से कम करप्शन पर इनकी जीरो टॉलरेंसी, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये इस देश का एक लोकतांत्रिक सौभाग्य तो आया है सर 2014 से। कम से कम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बारे में आप आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस विपक्ष तक फेल हो गया सर, बाकी तो छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप कुछ भी और कह सकते हो, अब तो वो भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप करप्शन पर जीरो टॉलरेंस इनका नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। इसलिए योगी जी लगातार, हाँ जी अवनीश भाई, सर इसमें ये जो अफसर है अभिषेक प्रकाश, इनके ऊपर ऐसे प्रूफ्स मिल चुके हैं कि इन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम पे 700 बीघा जमीन बनाई है और जमीन अधिग्रहण के मामलों में इनका वो रहा है। और चुका है सर, लखनऊ में 13, लखनऊ में 13, अकेले लखनऊ में 13। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अभी ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और फिगर पता चला। जी हाँ, 13 आवासीय परिसर, 13 आवासीय परिसर अकेले। एक सर मैं बताऊं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े ईमानदार होते हैं, मैं इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूं, उनका एक शगल होता है, जहां पोस्टिंग हुई वहीं एक जमीन, जहां पोस्टिंग हुई वहीं एक लैंड, जहां पोस्टिंग हुई वहीं एक फ्लैट। सब तो कल्चर बदल गया। देखिए मेरी तो पहली पोस्टिंग हुई थी माउंट आबू, एसडीएम माउंट आबू, और मुझसे सभी ने कहा के 100 होना चाहिए था इस कल्चर के हिसाब से। कहा भैया मैं जहां हूं वहां कुछ नहीं करूंगा। और बाद में मेरे से लोगों ने कहा देखिए आपने मौका चूक दिया। मैंने कहा कोई मौका वाका नहीं चूका, तो ये जो है इस तरह से नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इन चीजों को बड़ी लेके मुश्किल से पूरी सर्विस में एक भूखंड जो है वो हमने किया, जिस पे हमने अपना मकान बना लिया, और उसको हम उपलब्धि मानते हैं कि हाँ साहब मकान हमने ठीक ठाक बना लिया। संजय सर, बिल्कुल सर, एक अवनीश भाई की एक बात मैं याद दिला दूं, जब बाबा सरकार में आए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा प्रोजेक्ट तैयार था, टेंडरिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। बाबा को बताया गया कि इस पे आप रीलुक कीजिए। बाबा ने पूरा टेंडर कैंसिल कर दिया। लोगों ने कहा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। सर पूरा रीटेंडरिंग हुई अवनीश भाई, और more than 10% of the project cost was reduced। मैं अमाउंट बता देता हूँ, जी आप बताइए। मैं इशारे में बता देता हूँ। बाबा जी ने प्लॉट खींच दिया है, वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की फाइल आई, बाबा जी ने बैठ के रिव्यू किया और बाबा जी को सीधे ये बताया गया। उन्होंने कहा कि ये एक्सेस एक अमाउंट है, ये क्या है? उन्होंने कहा कि सर ये कट है। बोला कट कहाँ है? उस समय के अधिकारी जिन्होंने यूपी डे का चार्ज लिया, उन्होंने बाबा जी को प्रेजेंटेशन वही दे रहे थे। बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं नाम याद करके। तो उन्होंने कहा कि साहब ये कट है, वो रहने दीजिए, वो मैनेज हो जाएगा, फिर भी हम लोग कास्ट इतना नहीं। बताओ ये कहाँ जाना है? तो जब वो जहां जाना था उसका पता चला तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, ये टेंडर ही कैंसिल कर दो। और टेंडर कैंसिल जब हो गया, फ्रेश टेंडर जब इशू हुआ, तो उस टेंडर की टोटल लागत ही उस जो कट वाला अमाउंट था उसको माइनस करके किया गया, और वो अमाउंट था 780 करोड़ के आसपास। यानी वो पूरा प्रोजेक्ट बाबा ने एक झटके में 780 करोड़ से कम कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अभी बन के ऑपरेशनल, इस चक्कर में 6 महीना लेट हो गया प्रोजेक्ट। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सर। देखिए उसके तो वो थे ना जो आपके वही वाले जो सभी के प्रिय थे, वही थे ना? नहीं सर वो नहीं थे, वो अभी भी योगी जी के साथ टीम में हैं उनके और काम कर रहे हैं। नहीं जो ये समाजवादी पार्टी के टाइम, समाजवादी पार्टी के टेंडरिंग वगैरह। हाँ, इसका टेंडरिंग सपा के समय में तैयार हुआ। उसका जो टेंडरिंग नहीं था, उसका जो बाकी पेपर्स थे वो तैयार हो चुका था, जिसको वो डीपीआर बोलते हैं। वर्क ऑर्डर नहीं इशू हुआ था, टेंडर हो चुका था, टेंडरिंग रोक लिया गया। बिल्कुल। अच्छा, इसी का बाबा रामदास जी के पास चलते हैं कि इसी का जो उदाहरण जो है इस समय, आपने आरंभ में भी कहा था कि अभी ये जो जुडिशरी का जो चल रहा है, जो कैश स्कैम वाली जो स्थिति बनी है,
उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से किया, उसमें तो पूरी जनता जो है वो पूरी तरह से विरोध में खड़ी हुई है कि ये क्या हो रहा है। और न केवल ये, बल्कि सरकार को भी अब एक अवसर मिल गया है। आज धनखड़ जी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने आपके एलओपी से और लीडर ऑफ द हाउस से तो मीटिंग पहले ही कर ली है, और ऐसा लग रहा है कि सारी पार्टियां जो है फिर एक साथ आ रही हैं ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मैटर में। पब्लिक में क्या है सर? देखिए, आज ही मैंने इस पे एक वीडियो किया है। हमारे एक मित्र हैं, वो रिटायर्ड आईपीएस हैं और बहुत ज्यादा मतलब विख्यात रहे हैं अपने एक्टिविज्म के लिए, और सारी जिंदगी जो है वो सरकार से और कोर्ट से मुकदमा ही लड़ते रहे। आईपीएस की नौकरी 34 साल इसी में निकाल दी है, और अंत में सरकार ने उनको जबरदस्ती जबरिया रिटायर करके उनको भी जो है घर भेज दिया। तो उनके साथ आज मैंने एक वीडियो किया। सर, वो बता रहे थे कि भारत की जनता ने इनको पहले ही सुप्रीम कोर्टा बोलना तो पहले ही शुरू कर दिया था भारत की जनता ने, और वो सोशल मीडिया, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको लगाम नहीं लगा सकते। सर, उस जो इमेज थी, वो पहले जो जनता थी वो इनके फैसलों को लेकर नाराज रहती थी, और इनके वोकिज्म को, इनका जो लेफ्ट लिबरल झुकाव था और उस तरफ। पर सर, आज जुडिशरी जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस में को लेके घिरी है, और सर उसके कवर अप लीपा पोती में जिस तरीके से टॉप लेवल जुडिशरी का टॉप लेवल, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई और सीजे दिल्ली, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और खुद सीजेआई और सीजे लीपा पोती में इन्वॉल्व हैं, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। जब मैं अजय सर से आज बात कर रहा था तो उन्होंने एक खाका खींचा है कि एज ए पुलिस अफसर जो मैं समझ सकता हूं कि जब वहां पे दमकल कर्मी पहुंचे और उसके बाद पुलिस पहुंची, किसी ने वीडियो बना लिया, तो पुलिस ने सबसे पहली सूचना अपने उच्च अधिकारी को दी। उसने अल्टीमेटली वो सूचना कमिश्नर ऑफ पुलिस तक पहुंची होगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वह सूचना सीधे गृह मंत्रालय को दी होगी, और गृह मंत्रालय ने सीधे अपने बॉस को दी होगी। अर्थात सीजे तक पहुंचने से पहले मोदी जी और अमित शाह तक सूचना पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले सारे प्रूफ लाइए, तो दिल्ली पुलिस ने सारे प्रूफ प्रोवाइड कर दिए गृह मंत्रालय को। तब उन्होंने कहा अब सीजे को सूचित कर दीजिए। सीजे उस दिन खुद दिल्ली में नहीं थे, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, तो उन्होंने अपने एक मातहत को बोला जाओ और रिपोर्ट दो। तब तक सुबह तक सारा एविडेंस वहां से हटाया जा चुका था। यहां से सर लीपा पोती अब शुरू हुई सीजे और सीजेआई तक की, और उसके बाद वो ट्रांसफर कर देना और वो सब। तो सर बात ये ना कि ये इतनी बुरी तरह पकड़े गए हैं, हमारी हायर जुडिशरी इस कदर पकड़ी गई है कि सर अब जैसे आदमी पकड़ लिया जाता है ना एकदम आपत्तिजनक अवस्था में, उस तरीके से पकड़े गए हैं। और इनके पास अब ये कपड़े ढूंढते फिर रहे हैं और इधर उधर नंगे भाग रहे हैं कि अब अपने आप को ढके कैसे। और दुर्भाग्य की बात है कि उस कवर अप में खुद सीजेआई और सीजे तक घसीटे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा सर बात यह ना कि एक सिंपल प्रोसीजर है भाई, आप रोजाना अपने यहाँ पुलिस अफसरों को हड़काते हैं कि एविडेंस ठीक से कलेक्ट काहे नहीं किया, प्रोसीजर काहे नहीं फॉलो किया, एविडेंस कैसे टेम्पर हो गया, एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट कर पाए। कहते इसमें खुद एक जस्टिस के घर से एविडेंस जो है हटा दिया गया और जुडिशरी जो है उसको कवर अप कर रही है। तो सर इतना बुरा हाल और इतनी बुरी तरह जुडिशरी कभी पकड़ी नहीं गई थी। और जैसे कि चर्चा है कि सर नाउ वो कहते हैं ना, वो नाउ द टाइम टू किल। अब मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है कि सर अब नहीं,
अब कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं तो सर अब पब्लिक जो है वाकई जी अवनीश भाई। देखिए गैंग ऑफ 5 पकड़ा गया। गैंग हाँ, ऑफ 5 मैंने अपने ट्वीट्स में शेयर किया। गैंग ऑफ 5 कौन है? वो जी जी गैंग जी। ऑफ 5 है, प्लस उसमें फिर उसके बाद एक छठा भी पता चल गया। हाँ, उस छठे का भी जो है कॉलेजियम के एक मेंबर है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे लिंक निकल आया। अब 7वें पता चला राघव चड्ढा और है उसके अंदर। जी और एक डेटा और देता हूं आपको। नहीं नहीं सर, एक उसमें एक चीज है, जज साहब मुंबई गए थे, उसमें से बहुत मोटा पैसा खपाए, वो मुंबई गए हैं इसलिए थे, ये भी चर्चाएं हैं। वो तो वैसे मध्य प्रदेश घूम रहे थे, बताया गया था मुझे। नहीं सर, मुंबई थे। मैंने एक सर्वे किया ट्विटर पे, जिसपे 6165 लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स दिया। 6165 इज गुड सैंपल, अच्छा सैंपल है 6165 का। और उसमें मैंने तुलनात्मक रूप से पूछा, मैंने कहा विच ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज द मोस्ट करप्ट अकॉर्डिंग टू यू। मैंने भी उसमें वोट किया है, उसमें मैंने भी वोट किया है। और उससे 4 ऑप्शन दिए मैंने, पुलिस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे कम वोट जो है वो पुलिस को पड़े, 11.3%। हाँ, और पॉलिटिशियंस को 12% वोट पड़े। ब्यूरोक्रेसी को 20.4% वोट पड़े। यानी मुझे भी आश्चर्य हुआ कि साहब ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है वो पुलिस और पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा करप्ट मानते हैं। लेकिन नंबर 1 पे जुडिशरी 56.2%। और सैंपल इज गुड, मतलब 6165 वोट जो है बड़ी गुड सैंपल। अच्छा, ये एक बात और है कि ये जो है दिस इज, बेचारे लेफ्टिस्ट भी इनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं इस समय। अवनीश जी आप कह रहे थे। नहीं सर, मैं वही कह रहा था कि हाँ, आपने और बाबा जी ने भी जो एक बात कही ना कि अब ये बड़ा प्रेशर आ गया प्रधानमंत्री पर, और इट्स टाइम टू किल। मैं संभल वाली बात मुझे याद आ गई, पता नहीं क्यों। योगी जी ने तो वहां घुसाया था बिजली विभाग के साथ पुलिस वालों को कि जाओ देखो यार, कटिया कनेक्शन चेक करो, और वहां से मंदिर, बावड़ी, तालाब निकल आए। सर यहाँ भी क्या इनजस्टिस साहब ने या जुडिशरी की इस हरकत ने ये मौका दे दिया है कि अब भैया सारे घर के बदल डालो? एक तरफ ये प्रेशर है, तो दूसरी तरफ मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार के पास और जिम्मेदारों के पास ये अवसर भी है, और एक ऐसा माहौल भी अभी इस देश में तैयार हुआ है कि अब इस तरफ ये चर्चा जाएगी, चाहे वो कॉलेजियम को बदलने की व्यवस्था हो। और सर, यह देश पूरा नपुंसक बना हुआ खड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम, पूरी विधायिका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। सजा के नाम पर उनको ट्रांसफर, एक अच्छी शुरुआत बल्कि मैं कहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने किया है सर। वहां बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बकायदे 3 बिंदु उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो इनको कतई आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को डस्टबिन मत बनाइए, यहां मत भेजिए, हम नहीं लेंगे इतने बदनाम आदमी को, यहां हम जज के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने फैसले इन्होंने किए सबका रिव्यू कराइए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के हवाले करिए इनको। सर, ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि ये जितना प्रेशर है पीएम पर या जिम्मेदार पर या सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उससे ज्यादा मैं अवसर समझता हूं कि भैया संभल की तरह योगी जी को मौका मिला, खोद डाले, ऐसे ही इनको भी खोद डालिए। सब कुछ है, जनता भी चाहती है, जनता की बेहद मांग पर ये काम अब कर डालिए, आपको बहाना नहीं अब दूसरा कोई चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि एक अच्छा अवसर आ गया है। अब इसके पीछे तमाम तरह की चीजें हो गई। अब उसको जोड़ लिया जाए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रखवा दिया गया, रखवाया। हमने कल 2 वकीलों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब लोगों के साथ बात किया। अजीब परसेप्शन है। समस्या ये है सर कि इन लोगों को ये लगता है कि हमें जो इम्यूनिटी मिली है, हमें जो विशेषाधिकार हासिल है, ये सामान्य है हमारे लिए, जबकि सड़क पर बैठे हुए हम सारे लोग और आम जनता देख रही है कि हमारे इनके बीच में कितना अंतर है। अब ये बहुत बड़ा मौका है। मैं इसे प्रेशर से ज्यादा अवसर समझूंगा। प्रधानमंत्री को कर डालना चाहिए केंद्र सरकार को इसी बहाने। बहुत सही समय है, इट्स गुड टाइम टू किल। सही समय है वैसे तो। बाकी अखिलेश बाबू जो हैं आपके, वो तो औरंगजेब और
बाबर और राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी में ज़्यादा व्यस्त हैं और पूरी तरह से अपने आप को बाबर और औरंगज़ेब के हवाले कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो यादव वोट बैंक है, संभवतः उसको भी थोड़ा-सा अनईज़ी कर रहे होंगे। सर अखिलेश अखिलेश भाई के साथ क्या है, अखिलेश यादव जी जब उनके जो पिताश्री जिंदा थे तभी उन्होंने औरंगजेब के कैरेक्टर को जिया है सर, मंचों पर जिया है, मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत करके, मुलायम सिंह यादव को उनके पद से हटा के, चाचा को हटा के, तो उनके अंदर वो कैरेक्टर में है, ऐसा कुछ नहीं है। वो औरंगजेब ही कैरेक्टर जीत सकते हैं, उनसे आप कोई और उम्मीद नहीं कर सकते, न उनसे न उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल सही है। तो एक और खबर आई है साहब कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार में सौगातें मोदी दे रहा है बहुत सारी मस्जिदों में। इसके बारे में बाबा रामदास जी क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं एक बात बोलता हूँ सर। बात यह है कि आपके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय है और आपने उसको 10,000 करोड़ का बजट दे रखा है। या तो आप बोल दीजिए कि है देखो 10,000 करोड़ दिया है पर खबरदार साल एक को पैसा खर्चा मत करना, 10 का 10,000। देखिए ये तो मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। इस 3,200 करोड़ ही है और पहले 5,000 करोड़ था, उससे 3,000 करोड़ पे लाए। खर्चा जो है वो बहुत कम होता है उसमें भी पूरा खर्चा नहीं होता है। इस बार 3,200 करोड़ का प्रावधान है। खर्चा कितना होगा तो बाद में पता चलेगा। तो सर बात यह ना कि जब आपने एक विभाग बना, भाई वो एक यूपी में एक डिपार्टमेंट है मत्स्य विभाग, मछली वाला एक डिपार्टमेंट है। तो अगर आपने मछली का डिपार्टमेंट बनाया है तो वो कहीं ना कहीं तो तालाब उलाब खुदवाएगा ना, कहीं बच्चा पलवाएगा, मछली पलवाएगा। या तो उसको बोल देगा है खबरदार हम लोग जो है हमारे बाबा के राज में जो है मीट मछली काम नहीं होगा, तो फिर विभाग को भंग कीजिए, उन लोगों को कहीं और पोस्टिंग दीजिए। सर एक तरफ आपने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभाग बना रखे हैं, प्रकोष्ठ बना रखे हैं। अरे तो अल्पसंख्यक खाली एक ही थोड़ी है, अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं, उनका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और जैन है, सिख है, पारसी हैं, दुनिया भर के लोग हैं, खुद वो है दाऊदी बोहरे हैं, अहमदिया है, अरे बेचारे शिया हैं। लेकिन एक समस्या और है ना सर, आप देखिए कर्नाटक में सरकारी ठेके में 4% जो है वो अल्पसंख्यक को दिया, लेकिन पूरा देश चिल्ला रहा है कि मुसलमानों को दिया। सवाल ये भी है ना कि अल्पसंख्यक शब्द जो है वो मुसलमान से एक तरह से पर्यायवाची हो गया है, तो ये भी एक समस्या है। पर मुसलमानों ने माइनॉरिटी बोलते हैं, वो अपने को मुसलमान नहीं बोलते। अच्छा एक चीज और, बाबा जी ने अभी कहा कि आखिर विभाग आपने खोल दिया है तो कुछ तो काम करेगा। मुझे सर एक एग्जांपल बड़ा फनी है, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि उत्तर प्रदेश में विभाग है एक आबकारी विभाग। आबकारी विभाग का काम क्या है सर, ज्यादा से ज्यादा जिले में शराब बिके, उसके लिए एक पीसीएस अधिकारी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का वो हेड होता है और उसका टारगेट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा शराब बिके। उसी जिले में एक और पीसीएस अधिकारी होता है, उसका पदनाम है जिला मद्य निषेध अधिकारी। वो दीवार पतवाता है, वो दीवार पतवाता है कि जिसके जो पिएगा दारू उसके बच्चे लगाएंगे झाड़ू। आप एक टेक्निकल बात बताता हूँ। वो जो मध्य विभाग है उसका जो असली नाम है और जो उसका पूरा का पूरा कार्यकलाप है वो है एज डिपार्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ही है। इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन। उसका काम दारू पिलाना नहीं है, उसका काम दारू रोकना है। वही मैं कह रहा हूँ, तो एक तरफ दारू रोकने के लिए जो सारी जो है वो कवायद होती है, उसी में दारू बिक जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली मामला ये है कि पता चला कि साहब एक्साइज विभाग तो ये दबादब जो है हाईएस्ट रेवेन्यू दे रहा है सरकार को, दूसरी तरफ उसी शहर के किसी टूटे फूटे किराए के ऑफिस में एक जिला मद्य निषेध अधिकारी वो है, खटारा जीप उनके पास हमेशा हमने देखी। और बाबा जी एकदम सही कहे, उनका काम क्या है, बाप पिएगा शराब बच्चे होंगे खराब है, और इसी तरह के केवल वॉल पेंटिंग। तो सर ये कंट्राडिक्शन तो है ही। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय बना रखा है तो कुछ तो करेगा ही। अब हाईजैकिंग कर रखा है, ये भाईजानों की प्रॉब्लम है। आपको पता है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों हटाया गया था? नहीं मुझे पता नहीं। नहीं सर ये इंसिडेंट नहीं पता।
मुख्तार अब्बास नकवी जो थे वो अल्पसंख्यक विभाग के अंतिम मुस्लिम मंत्री थे और उनको इसी कारण हटाया गया था क्योंकि पता चला कि जितना भी बजट था उसका कोई 86% केवल मुसलमानों में जाता था। यही प्रश्न पूछा गया कि भाई तुम अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कहते हो, विद इन अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? सब तो तुम कबाड़ रहे हो। तो इसलिए बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो न केवल बाहर हुए, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ कमीशन के अध्यक्ष भी इकबाल सिंह लालपुरा बन गए और वो जो मंत्रालय है वो भी अब नॉन मुस्लिम के पास है लगातार, किरेन रिजिजू के पास है, हालांकि वो अल्पसंख्यक है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर, वंदे थैंक मातरम। यू। जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री